डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोज का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं। पहले लेसन का नाम अ गर्ल विद ए बास्केट है, जिसके राइटर विलियम सी डगलस हैं। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे और उन्होंने 1950 में यानी आज़ादी के लगभग 2.5-3 साल के बाद इंडिया को विज़िट किया, ये देखने के लिए कि यहाँ की हालत कैसी है अंग्रेज़ों के जाने के बाद। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सीधे। राइटर कहता है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। वो अगले पेज पर हिमालयाज लिखा हुआ है और इसमें हार्डवर्ड तुम्हारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिज। ठीक है, रिज माउंटेन की एक श्रृंखला होती है, एक पूरी लड़ी कह सकते हैं उसको। उसकी फ़ोटो मैं लगा रहा हूँ साथ में, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। राइटर कहता है हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, माने वो न्यू दिल्ली से चल चुका था। कहाँ को? फॉर द हिमालयाज, हिमालय की तरफ, जहाँ पर रानीखेत है, जहाँ उसे जाना है। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली यूपी का एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, सबको पता है। कहता है कि मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, जाने वाला था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत कार से जा रहा था, क्योंकि उसके बाद रेलवे ट्रैक रहा नहीं होगा उस समय। और रानीखेत क्या जगह है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेज़ों के आर्मी का हिल स्टेशन है, जो कि लोकेटेड है ऑन 6,000 फुट रिज, जो कि लगभग समुद्र तल से लगभग 6,000 फुट की ऊंचाई पर एक रिज है। रिज माउंटेन्स की श्रृंखला, तो 6,000 फुट ऊंचाई यानी समुद्र तल से लगभग 6,000 फुट की ऊंचाई पर पर्वतों की एक श्रृंखला, एक रिज, जो कि अपोजिट है अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस, जो कि सामने अवस्थित है, स्थित है हिमालय, जो कि जिसका स्ट्रेच, जिसका फैलाव, हम सब जानते हैं कि हिमालय जो है वो एक चोटी नहीं है, वो एक पर्वतों की श्रृंखला है पूरी, कई सारे माउंटेन्स हैं उसमें, जिसका स्ट्रेच, जिसका फैलाव लगभग 120 मील है। काफ़ी लंबा है, आप लोगों ने देखा होगा मैप वगैरह में। तो वो 120 मील का फैलाव जो हिमालय का है, उसके जस्ट अपोजिट ये रानीखेत, जो कि एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, जहाँ पर ये राइटर जाने वाला है, जा रहा है हिमालयाज। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। जिस ट्रेन से वो बरेली तक जा रहा है वो एक धीमी ट्रेन थी और वो हर स्टेशन पर रुक रुक करके चल रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। हर स्टॉप पर मैं, यानी राइटर कहता है, मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल दिया करता था और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। प्लेटफॉर्म्स की हालत कैसी थी? द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म जैसे कि हम लोग आज भी देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म लोगों से पैक थे, माने भरे हुए थे, काफ़ी मात्रा में लोग थे, भीड़ भाड़ थी। और उन लोगों में कौन कौन लोग थे? उसमें उसे सिख दिखाई पड़ रहे थे, सरदार लोग, मुस्लिम्स, मुस्लिम लोग, हिंदूज, हिंदू लोग, सोल्जर्स, सैनिक, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट्स, पुजारी लोग, पोर्टर्स, कुली जिसको हम लोग बोलते हैं, बैगर्स, भिखारी, हॉकर्स, जो प्लेटफॉर्म्स पर या स्टेशनों पर जो सामान बेचते हैं उनको हॉकर्स बोलते हैं। ये सारे लोगों से प्लेटफॉर्म्स भरे थे, जिन जिन प्लेटफॉर्म पर वो उतर करके टहल रहा था, घूम रहा था। और क्या उन लोगों की कंडीशन थी? ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। सभी लोग, गरीबी बहुत थी उस समय, सभी लोग लगभग नंगे पाँव थे। बेयर फुट का मतलब पैरों में कुछ नहीं पहना था। ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उस समय का जो पहनावा था, लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते थे और अधिकतर लोगों के कपड़े वाइट ही हुआ करते थे, सफ़ेद रंग के कपड़े हुआ करते थे। आगे राइटर कहता है
I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. कहता है राइटर कि मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी होती थी, मैं करता था, इसके पहले कि मैं कोई एक ढूंढ पाऊँ जो कि अंग्रेजी बोल सके। मैंने उसकी लैंग्वेज तो अंग्रेजी थी और उसको हिंदी आती नहीं होगी, तो उसको बड़ी मुश्किल से कोई अंग्रेजी बोलने समझने वाला मिलता रहा होगा। We would talk world affairs and every major topic of the news of the day produced. हम लोग बात किया करते थे, यानी राइटर और जो प्लेटफॉर्म्स पर लोग थे। राइटर क्या टॉपिक क्या होता था उसके बाद का, दुनिया के मामले, वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और वो जो उस दिन में जो भी इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक अगर दिन का होता था तो उस पर बात करता था वो। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. In this way, इस तरह से I was trying to get a feel of the pulse of the nation. मैं कोशिश कर रहा था, राइटर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा था to get a feel of the pulse of the nation. To get a feel of the pulse of the nation का मतलब राष्ट्र की नब्ज टटोलना, किसी देश की नब्ज टटोलना, और वहाँ के आम लोगों से बात करके जो उस मुल्क की, उस देश की रियलिटी है उसको पता करने की कोशिश करना, वो ये कर रहा था। मैं नब्ज टटोल रहा था हिंदुस्तान की, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, वो ओपिनियन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, चेक कर रहा था जो कि ऑफिशियल एटीट्यूड और रिपोर्ट्स के जस्ट अगेंस्ट हो सकते हैं। ऑफिशियली जो खबरें पहुंचती हैं वो बनावटी भी हो सकती हैं, लेकिन जो असलियत होती है वो जब लोगों से बात करते हैं तो मालूम पड़ता है। ये वही कर रहा था। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. एक क्वेश्चन तो बन गया, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि राइटर जो है वो लोगों से जो बात कर रहा था प्लेटफॉर्म पर, वो किस वजह से बात कर रहा था, तो आंसर उसका बता, Why was he talking to the people? And what was he trying to get? He was trying to get a feel of the pulse of the nation. वो राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश करता। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि राइटर क्यों बात कर रहा था या किस तरीके से पता करने की कोशिश कर रहा था कि इंडियन लोग क्या सोचते हैं, तो ये रहा उसका आंसर। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ये उसका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हम लोग, अब आएंगे रूट पर। रूट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका रूट थोड़ा सा लंबा है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे तो उस पर ये क्वेश्चन बनता था, बट अभी शॉर्ट में ही करना पड़ेगा अगर आ गया तो। रूट बहुत अच्छा है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जो रूट था यानी जो रास्ता था, ले अवस्थित था थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। हम सब देख रहे हैं कि ये अगर ये दिल्ली से बरेली को जा रहा है तो आप सब लोग जानते हैं कि यूपी को ही चल रहा होगा, यूपी में होगा, हम सभी लोग वहाँ के। और वो राइटर कहता है कि ये इंडिया का जो सबसे रिच एरिया है खेती के मामले में, एग्रीकल्चरल के मामले में, ये उसके बीच से मेरा रास्ता गुजर रहा था। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी हरियाली होती है, ये उसी रास्ते से जा रहा था। ठीक है। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level बट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल की मीनिंग हम लोग देख लें। ट्रॉपिकल हम पहले भी क्लास में समझ चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, यानी जो लगभग बहुत गर्म एरिया है पृथ्वी पर इक्वेटर के आसपास का, तो ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उमस ज़्यादा होती है। तो राइटर कहता है दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। हम सभी जानते हैं गंगा जी जब पहाड़ों से निकलती है तो वो ऊपरी एरिया उसको कहते हैं। तो जो प्लेन एरिया है, मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अपर गंगा रिवर का एरिया है। 1000 feet above sea level बट ट्रॉपिकल। लगभग 1000 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, लेकिन ये ट्रॉपिकल है। The Ganga was brown silt swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. The Ganga, वो जो उस समय मौसम रहा होगा, was brown silt, ये भूरे रंग की सिल्ट कीचड़ के रंग के समान थी। Swollen with flood waters,
पूरी तरह से भरी हुई थी, फ्लड वाटर यानी बाढ़ के पानी से। इसका मतलब गंगा जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। ये तो संभवतः अगस्त या सितंबर का महीना रहा होगा या जुलाई का, यानी बाढ़ आई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसका जो ओवरफ्लो था गंगा जी का, माने गंगा ओवरफ्लो कर रही थी, वो इनंडेट कर रहा था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, कई हजार एकड़ जो चावल जो लगा था, धान जो लगा था, उसको इनंडेट कर रहा था, उसको अपने घेरे में लिए हुए था, माने चावल धान के खेतों में पानी था। आगे बढ़ते हैं। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, python and cobras. और कहता है राइटर, टू द नॉर्थ माने नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, वह जंगल्स, उसको जंगल दिखाई पड़ रहे थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, उसको काफ़ी बड़ा मैदान सा दिखाई पड़ रहा होगा घास का, और उस घास की ऊंचाई जो थी वो एक आदमी के हेड से भी ऊपर थी, माने काफ़ी ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी जैसा जंगलों में होता है। एंड अनब्रोकन, और वो घास अनब्रोकन थी। अनब्रोकन का मतलब वो लंबी दूरी तक दिखाई पड़ रही थी, एक्सेप्ट, इसके अलावा, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं बीच में एक झुरमुट सा, क्लम्प ऑफ ट्री, झुरमुट, पेड़ों का एक झुरमुट सा कहीं कहीं ओकेजनली यानी बीच बीच में दिखाई पड़ रहा था, बाकी सब घास ही घास दिखाई पड़ रही थी। और ये जंगल द होम ऑफ टाइगर्स, जो कि टाइगर्स का घर था, एलिफेंट्स यानी हाथियों का, पाइथन अजगरों का घर था, कोबरास, और वहाँ कोबरा अपने आप काफ़ी फेमस माना जाता है, तो वहाँ पर टाइगर्स थे, वहाँ पर एलिफेंट्स थे, वहाँ पर पाइथन्स थे, वहाँ पर कोबरास थे, ये सारे उन जंगलों में पाए जाते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of paca tree, shaped like elms and having thick twisted trunks. Everywhere else, बाकी सब जगहों पर, there were flat land, साफ मैदान था, सीधा मैदान, running to the horizon, वो मैदान जो कि होराइजन तक का जा रहा था। होराइजन माने जहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, उस पॉइंट को होराइजन बोलते हैं। तो ये मैदान वहाँ तक का दिखाई पड़ रहा था, काफ़ी दूर तक का मैदान, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, लेकिन कहीं कहीं बीच में डॉट के समान, यानी क्योंकि दूर से वो देख रहा है तो वो जो चीज़ें जो दिखाई पड़ रही, पेड़ जो दिखाई पड़ रहा है, सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बनियान यानी कि बरगद का पेड़ जो डॉट के समान दिखाई पड़ रहा था, और क्या, और रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, पाकड़ जिसको हम लोग पकड़िया भी बोलते हैं, पकड़िया ट्री की, पकड़िया के पेड़ों की एक पूरी रो माने पूरी पंक्ति दिखाई पड़ रही थी। और ये पेड़ कैसे दिखते थे, शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका शेप एल्म के पेड़ के समान था, एल्म एक पेड़ होता है, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जैसा कि हम सबको पता है कि पकड़िया का पेड़ जो होता है उसकी जो ट्रंक जो होती है, उनकी जो लत, वो जो होती है तना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ट्विस्टेड होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ट्विस्टेड ट्रंक्स। ठीक है, तो पकड़िया के पेड़ की पूरी रो उसको राइटर को दिखाई पड़ रही है। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट गर्म ह्यूमिड नमी से भरी हुई हवा वॉज मूविंग इन आ रही थी फ्रॉम द साउथ वेस्ट की तरफ से, यानी दक्षिण और पश्चिम की तरफ से गर्म और वो पूरी नमी वाली हवा आ रही थी। और क्या देखता है राइटर, मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज clinging to them and riding underneath swung off trees at the stations looking for food. मंकीज, बंदर उसको दिखाई पड़ रहे हैं, सम ऑफ देम मदर्स, उन बंदरों में से कुछ माए बंदर थी जिनके जो बच्चे थे पेट से चिपके हुए। राइडिंग अंडरनीथ का मतलब है जैसे कि बंदरों को देखा होगा, उनके जो बच्चे होते हैं माँ के पेट से चिपक जाते हैं, और माँ चल रही थी और बच्चा जो उल्टा लटका होता है उससे चिपक करके, इसीलिए वो लिखता है राइडिंग अंडरनीथ, नीचे की तरफ वो राइड कर रहा था, चल रहा था। ठीक है, तो जो कि चिपके हुए थे अपनी अपनी माँ के साथ, और ये सब के सब स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, ये सब उछल कूद मचा रहे थे पेड़ों पर, स्टेशनों पर,
और किस वजह से? लुकिंग फॉर फूड, खाने की खोज में। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। जो गांव हमने देखे, जो इनसे हम गुजर रहे थे, वी पास्ट मतलब जब जिन जिन गाँवों से हम गुजर रहे थे, हमारी ट्रेन जो गुजर रही थी, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उनके जो घरों की जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मिट्टी से बनी हुई थी, विद वाटर एंड काउ डंग, पानी से और गाय के गोबर को मिलाकर, जैसा कि पहले गांव में बना करता, अभी बनता है। तो दीवारें जो थी वो मिट्टी और गोबर और पानी से मिला करके बनाई गई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैस्ड, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स। रैफ्टर जिसको हम लोग धन्नी बोलते हैं, घरों में धन्नी का प्रयोग होता है छप्पर अप्पर जब छाते हैं तो, ठीक है। राइटर कहता है देयर पीक्ड रूफ, उनकी जो नुकीली जो छतें थी, जैसा कि देखा होगा झोपड़ी वगैरह से बनाते तो ऊपर जा करके वो पीक के रूप फॉर्म में आ जाती हैं, जैसे कि पहाड़ों की चोटी होती है उसी तरीके से। तो पीक्ड रूफ्स, उनकी जो छतें थी झोपड़ियों के, वर थैस्ड, जो छाई गई थी, थैज का मतलब छाई गई थी, कैसे? बंडल्स ऑफ ग्रास, फूस का या घास का, जैसा कि छप्पर में हम लोग यूजुअली लगाते हैं, एक घास का बंडल, टाइड टू द बैम्बू पोल्स, जो कि बैम्बू पोल्स बांस के ऊपर जो कि लगाया गया था बांध करके, स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर, जो कि धन्नियों के ऊपर पूरा फैल करके लगा था, जैसा कि छप्पर आमतौर पर होते हैं, रैफ्टर्स। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. There, that day, उन दिनों, the pumpkin vines that grew over them, जो कद्दू की जो लताएं थीं जो उनके ऊपर थी, जैसा कि छप्पर के ऊपर आमतौर पर लताओं को डाल दिया जाता है और छप्पर के ऊपर अपना कद्दू या लौकी इस तरीके की सब चीज़ें उगा करती हैं, ठीक उसी तरीके से जो कद्दू उगा हुआ था वो उन छतों के ऊपर था। और गी ओवर देम वर इन ब्लूम, ये पूरी तरह से ब्लूम पर थी, यानी कि खिली हुई थी, यानी कि फसल थी उस समय बढ़िया। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल, ड्रैब वॉल का मतलब जो ज़्यादा चमकदार दीवारें नहीं थी, भद्दी दीवारें, उनके ऊपर ट्रेल कर रही थी। स्ट्रीक का मतलब लकीरों के रूप में, यानी हम कई सारी उसमें वहाँ देख सकते हैं कि दीवारों से चढ़ करके ऊपर की तरफ जा रही थी, जस्ट लाइक स्ट्रीक्स। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरा जो लोगों से बात करने का जो रूटीन था उसमें बाधा, इंटरप्टेड, उसमें बाधा पहुंची, यानी मैं यूजुअली जो बातें किया कर रहा था, राइटर कहता है, उसमें थोड़ा सा रुकावट आ गई। हुआ क्या था वास्तव में? एज सुन एज आई अलाइटेड मैंने उतरा, जैसे मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे छोटे बच्चों का एक पूरा ग्रुप जो है वो गैदर किया, मैंने मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, मेरे अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वूमेन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, और ये बच्चे कर क्या रहे थे? दे वर सेलिंग बास्केट्स, ये टोकरियाँ बेच रहे थे, हाथ से बनी हुई, हैंड वूमेन का मतलब हाथ से बुनी हुई, रीड बेंत की बनी हुई बास्केट बेच रहे थे, विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, जिनकी सिंपल से डिज़ाइन और पैटर्न्स थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, क्योंकि जो राइटर है वो बड़ा है, मैच्योर है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन लोगों ने अपने अपने बास्केट को ऊपर उठा करके रखा था ताकि उन तक पहुंच सके, राइटर तक, यानी अपने कस्टमर तक। शाउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, आई डिड नॉट नो, जो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वो शब्द बगैर चूके कन्वे कर रहे थे कि उनकी इच्छा क्या थी, यानी वो राइटर तक पहुंच रहे थे कि राइटर से ये बच्चे चाहते क्या हैं। आज हम यहीं से ख़त्म करते हैं, अगला जो इसका हिस्सा होगा कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग घर पर जा कर के भी पढ़ लीजिएगा, घर पर पढ़िएगा, जा कर के नहीं, जाना तो है ही नहीं, ठीक है, ओके।